Hello student, we are going to discuss about more important topics from 12th standard chapter first haloalkanes and haloarenes, right? First factor affecting nucleophile, then factor affecting leaving group, then comparison of SN1 and SN2 and difference between E1 and E2. We have seen last videos and difference between SN1 and SN2. Now let us discuss about main 4 points. This is factor affecting nucleophiles, factor affecting leaving group, comparison of SN1 SN2, difference between E1 and E2. क्या होते हैं E1 E2, SN1 SN2 हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं. फैक्टर अफेक्टिंग लिविंग ग्रुप, कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होंगी, उस बात पर हम चर्चा करने वाले हैं. उससे पहले हमने सबसे पहले हेलो एल्केन्स, नॉर्मल हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ा था, एल्काइल हैलाइड्स के बारे में पढ़ा था, वेसिनल जेमिनल्स के बारे में पढ़ा था, SN1 एंड SN2 में क्या डिफरेंस है पढ़ा था. फिर हमने जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने एल्केन से, एल्कीन से, एल्कोहल से, एल्डिहाइड से हेलो एल्केन्स बनाए थे. आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग न्यूक्लियोफाइल. आपको याद होगा जब हमने SN1 और SN2 में एक पॉइंट आया था कि SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल की डिमांड होती है और SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, राइट. अब कौन सा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा न्यूक्लियोफाइल वीक होगा, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है. फर्स्ट पॉइंट, फैक्टर अफेक्टिंग न्यूक्लियोफाइल. फैक्टर अफेक्टिंग न्यूक्लियोफाइल, फैक्टर अफेक्टिंग न्यूक्लियोफाइल, फैक्टर अफेक्टिंग न्यूक्लियोफाइल. फर्स्ट थिंग जो हमें याद रखनी है, फर्स्ट पॉइंट है एनायन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल. एनायन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देन न्यूट्रल एटम, देन न्यूट्रल, राइट. कोई सा भी एनायन हो वो हमेशा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा इन कंपैरिजन ऑफ न्यूट्रल एटम, राइट. सेकंड पॉइंट, अब पीरियोडिक टेबल्स में क्या होता है जनरली, या तो ग्रुप में हम जाते हैं या फिर पीरियड की बात करते हैं. ग्रुप में होगा तो क्या होगा न्यूक्लियोफाइल, पीरियड में होगा तो कैसा होगा, उसके बारे में डिस्कस करने वाले. ग्रुप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम, राइट. अगर ग्रुप की बात हो रही है, अगर सारे एलिमेंट्स अगर ग्रुप के हैं तो उसमें से सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ एटम, जिसका एटॉमिक साइज सबसे बड़ा होगा तो हम कह सकते हैं, वी कैन से इन अदर वर्ड्स द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, राइट. अब आती पीरियड की बात. न्यूक्लियोफाइल इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट. अगर पीरियड में जा रहे हैं तो न्यूक्लियोफाइल इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो न्यूक्लियोफाइल वीक होगा. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वीक होगी या कम होगी तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा. अब हम जानते हैं कि जो ग्रुप में ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस बिकॉज द नंबर ऑफ सेल्स, इन अदर वर्ड्स नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इज कांस्टेंट. ऑन द अदर हैंड वी गोइंग टू move up to down in periodic tables, the size of atom increases, so we can say that in other words the size of atom increases and electropositivity increases, right. तो न्यूक्लियोफाइल सबसे अच्छा कौन सा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी कम होगी वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, राइट. क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रुप में बाएं से दाएं जाने पर ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल्स द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, राइट. फोर्थ पॉइंट, न्यूक्लियोफिलिसिटी
इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/स्टेबिलिटी, 1/स्टेबिलिटी, राइट। न्यूक्लियोफिलिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी, यानी कि जो ज्यादा स्टेबल होगा वो वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, राइट। इसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस पे ध्यान देना है और देखना है कि कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप है और कौन सा अच्छा वीक न्यूक्लियोफाइल है, सॉरी कौन सा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा वीक न्यूक्लियोफाइल। क्वेश्चंस ये हैं आपके, क्वेश्चंस आपके ये हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस है, अब इसमें से हमें ये पता लगाना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और कौन सा वीक न्यूक्लियोफाइल है। कुछ नहीं करना है, जो हमने पढ़ा है बस वही ध्यान रखना है। अब देखिए एनायन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देन न्यूट्रल, हमेशा एनायन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा न्यूट्रल एटम से। यहाँ OH माइनस क्या एनायन से, ये न्यूट्रल से, तो आंख बंद करके ये लगा देना है कि OH माइनस इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देन H2O। सेम इसमें भी करना है, ROH क्या है, न्यूट्रल है, क्या है, न्यूट्रल है, और RO क्या है, निगेटिव है, एनायन है, ये भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। H2O H2S, अब ध्यान से देखिए O और S एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, सेम ग्रुप के, 16 ग्रुप के, OS SE ये सारे आते हैं ना, 16 ग्रुप के एलिमेंट हैं, 16 ग्रुप के एलिमेंट। अब क्या पढ़ा हमने, ग्रेट न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ एटम, अगर साइज एटम का बढ़ेगा तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। इसमें से किसका साइज बड़ा है, इन कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीजन सल्फर इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, तो वी कैन से H2S इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। साइज बढ़ने पर अब आप देखेंगे कि एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो जिसका साइज बड़ा होगा तो वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, राइट। तो आप समझ गए होंगे फैक्टर अफेक्टिंग न्यूक्लियोफाइल, कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। एनायन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देन न्यूट्रल, एनायन हमेशा न्यूट्रल से एटम से, न्यूट्रल स्पीसीज से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। दूसरा ग्रुप की बात करें कि न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ एटम, अगर एक ही ग्रुप के एलिमेंट है तो साइज ऑफ एटम जिसका बड़ा होगा वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। देन पीरियड न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हाई होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हाई होगी, तो जाहिर सी बात है वो न्यूक्लियोफाइल अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। और बाकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी। ये हो गया फैक्टर अफेक्टिंग न्यूक्लियोफाइल। अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग लिविंग ग्रुप। सेकंड थिंग्स अब इस पे डिस्कशन करना है, फैक्टर अफेक्टिंग लिविंग ग्रुप कौन सा अच्छा, कैसे पहचानेंगे कि किसी भी रिएक्शन में अच्छा लिविंग ग्रुप क्या है या वीक लिविंग ग्रुप क्या है। इसके भी कंडीशंस हैं। तो लिविंग ग्रुप इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/बेसिक स्ट्रेंथ, 1/बेसिक स्ट्रेंथ, यानी कि कह सकते हैं कि जो लिविंग ग्रुप का ऑर्डर है वो बेसिसिटी बढ़ने पर कम होगा या बेसिसिटी के कम होने पर बढ़ेगा, राइट। यानी कि बेसिसिटी घटेगी तो लिविंग ग्रुप अच्छा होगा, लिविंग ग्रुप अगर वीक होगा तो बेसिसिटी बढ़ेगी, राइट। या फिर कह सकते हैं मोर स्टेबल नेगेटिव चार्ज, मोर स्टेबल नेगेटिव चार्ज, मोर स्टेबल नेगेटिव चार्ज मीन्स गुड लिविंग ग्रुप। मोर स्टेबल नेगेटिव चार्ज मीन्स गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप। अब ग्रुप में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक ही ग्रुप के एलिमेंट है FCl BrI, ये क्या है एक ही ग्रुप के। तो हम जानते हैं कि ऑन मूविंग अप टू डाउन
in groups the basic strength decreases, size of atom increases. तो सबसे अच्छा है बेसिक कौन होगा, बेसिक स्ट्रेंथ किसकी अच्छी होगी, फ्लोरीन की, जिसका साइज छोटा वह अच्छा बेसिक स्ट्रेंथ। ये तो ऑर्डर हो गया बेसिक स्ट्रेंथ का, बेसिक स्ट्रेंथ का, राइट। अगर इसका अपोजिट कर देते हैं, इसका अपोजिट कर देते हैं तो ये लिविंग ग्रुप का ऑर्डर निकल के आ जाता है, लिविंग ग्रुप का, लिविंग ग्रुप का ऑर्डर निकल के आ जाता है, राइट। अब हम डिस्कशन करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस पर, देखेंगे क्या है। क्वेश्चंस आपके यहाँ हैं, क्वेश्चंस आपके ये हैं। पहला क्वेश्चन आपको ये है, ये पता लगाना है आपको कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। सेकेंड इज डेट CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, राइट। इसमें से आपको पता लगाना है कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, डबल बॉन्ड O माइनस, राइट। CH3 बॉन्ड S डबल बॉन्ड O CF3 अब इसमें से ये पता लगाना है हमें कि कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। जो हमने पढ़ा है सिर्फ उस पर ध्यान देना है। जो लिविंग ग्रुप का ऑर्डर है डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बेसिक स्ट्रेंथ, राइट। जो मोर स्टेबल नेगेटिव चार्ज होगा वही अच्छा लिविंग ग्रुप माना जाएगा, मोर स्टेबल नेगेटिव चार्ज अच्छा लिविंग ग्रुप माना जाएगा। अब पहले वाला देखिए, पहले वाला क्या है कि मोर स्टेबल कौन सा है, एरोमेटिक रिंग है। एरोमेटिक में क्या होगा, रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होगा तो हम जानते हैं जिसमें रेजोनेंस होता है मोर स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं, मोर स्टेबल स्पेसीज होते हैं, तो अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ फ्लोरीन है, बाकी सेम ग्रुप है। यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ फ्लोरीन है, ठीक, फ्लोरीन है। तो कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा बताइए, हाइड्रोजन और फ्लोरीन। जब देखिए इसमें जब ये ग्रुप के एलिमेंट हैं तो साइज बढ़ रहा है तो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। जब इधर से फ्लोरीन की तरफ जाते हैं तो साइज घटता है, साइज घटता है। तो साइज घटेगा तो क्या होगा, साइज घटेगा, ये साइज डिक्रीज होगा तो क्या होगा बताइए, साइज डिक्रीज होगा। ग्रुप में क्या हो रहा है, देखिए बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ ऊपर से नीचे जाने पर घट रही है। पीरियड में क्या होगा, बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगी। जब बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो लिविंग ग्रुप घटेगा, यानी कि वीक होगा। तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। इसमें क्या है, इसमें भी वही सेम है तो इसमें भी यही होगा, एफ है। इसमें तो आप जानते ही ये रेजोनेंस होगा, एरोमेटिक है तो जाहिर सी बात है ये बढ़ेगा, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंपैरिजन ऑफ SN1 एंड SN2। तो हेडिंग डालिए, कंपैरिजन ऑफ SN1 एंड SN2, राइट। मान लीजिए कि मेरे पास 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है,
1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है और 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, राइट। अब हम जानते हैं जो फर्स्ट डिग्री, इसको बाद में देखते हैं। फर्स्ट डिग्री एल्काइल हैलाइड में क्या होगा, फर्स्ट डिग्री एल्काइल हैलाइड देगा SN2 रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लो स्टेरिक क्राउडिंग है। तो हम जानते हैं कि SN2 होता है मोर स्टेरिक क्राउडिंग को पसंद नहीं करते। यहाँ ज़्यादा 3 एल्काइल ग्रुप हैं, देखिए यहाँ क्या है 1 एल्काइल ग्रुप है, तो SN2 हमेशा कम स्टेरिक क्राउडिंग को पसंद करते हैं। तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा तो वहाँ पर तो जाहिर सी बात है SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस होगा। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 डिग्री, तो SN1 ये देगा। अब ये 2 डिग्री वाला बीच का केस है, तो ये भाई SN1 भी देगा और SN2 भी देगा, SN1 भी देगा और SN2 भी देगा। अब SN1 में हमने पढ़ा था, इसमें क्या पोलर प्रोटिक्स सॉल्वेंट की ज़रूरत होती है, पोलर प्रोटिक्स सॉल्वेंट की ज़रूरत होती है। इसमें क्या हो जाएगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। इसमें भी क्या हो जाएगा, पोलर एप्रोटिक, और इसमें क्या हो जाएगा, पोलर प्रोटिक, राइट, पोलर प्रोटिक। अब SN2 में हमें याद होगा जब हमने डिफरेंस पढ़ा था तो इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत होती थी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत पड़ती थी, और इसमें 1 डिग्री 3 डिग्री है तो SN1 है तो वीक न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत पड़ेगी, वीक न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। वैसे ही इसमें SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, और इसमें वीक न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, वीक न्यूक्लियोफाइल। SN1 में भी गुड लिविंग ग्रुप की ज़रूरत होती थी, गुड लिविंग ग्रुप, और इसमें भी गुड लिविंग ग्रुप की ज़रूरत होती थी। गुड लिविंग ग्रुप, तो इसमें क्या हो जाएगा, SN2 में, इसमें भी लिविंग ग्रुप गुड, और इसमें भी गुड लिविंग ग्रुप, राइट। तो क्या पढ़ा हमने, अगर मेरे पास 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, तो हम जानते हैं 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में SN2 होगा, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में SN1 होगा। SN1 में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की ज़रूरत होती थी, SN2 में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स की ज़रूरत होती थी। पोलर प्रोटिक्स वही सॉल्वेंट हैं जिसमें हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ अटैच्ड होते हैं, उन्हें पोलर प्रोटिक्स सॉल्वेंट बोला जाता है। SN1 में पोलर प्रोटिक्स हो गए, ठीक, SN2 में हो गए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हो गए। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 में होता था, वीक न्यूक्लियोफाइल SN1 में होता था, और दोनों ही में क्या होते थे, गुड लिविंग ग्रुप होते थे। तो हमने फैक्टर अफेक्टिंग न्यूक्लियोफाइल भी पढ़ लिया है, फैक्टर अफेक्टिंग लिविंग ग्रुप भी पढ़ लिया है, कंपैरिजन ऑफ SN1 एंड SN2 भी पढ़ लिया है। अब हमें पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन E1 एंड E2। नाउ वी डिस्कस अबाउट डिफरेंस बिटवीन E1 एंड E2, राइट। जैसे हमने SN1 एंड SN2 पढ़ा था वैसे ही E1 और E2 पढ़ेंगे, लगभग 90% बिल्कुल सेम ही है। SN1 में क्या होता था, इट इज़ यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशंस होता था, तो E1 में क्या होगा, इट इज यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशंस रिएक्शन, इट इज यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशंस रिएक्शंस।
और E2 में क्या होता था, इट इज़ बाई मॉलिक्यूलर, SN2 में क्या होता था, इट इज़ बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। ये हो जाएगा इट इज़ बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन, सॉरी एलिमिनेशंस, इट इज़ बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशंस रिएक्शंस। SN में क्या होता था, वो फर्स्ट ऑर्डर की होती थी, फर्स्ट स्टेप में, SN1 सेकेंड स्टेप में होती थी, 2 स्टेप की ज़रूरत होती थी, तो इसमें भी 2 स्टेप की ज़रूरत होगी। इट हैज़ 1 स्टेप प्रोसेस, सॉरी इट हैज़ 2 स्टेप प्रोसेस। एंड इट हैज़ 1 स्टेप प्रोसेस, इट हैज़ 1 स्टेप प्रोसेस रिएक्शन, 1 स्टेप प्रोसेस रिएक्शन। तो 2 स्टेप में क्या होता था, कार्बोकेटायन बनता था, आपको याद होगा, ठीक है। तो R प्लस ये माइनस, तो क्या होता था, कार्बोकेटायन बन गया। अब कार्बोकेटायन से उसमें बनता था, कार्बोकेटायन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था, इसमें एल्कीन बनेगा, इसमें एल्कीन बनेगा। इसमें क्या होगा, कोई भी एल्काइल हैलाइड ले लीजिए और कोई आप बेस ले लीजिए, तो क्या होगा, एल्कीन तो इसमें भी बनेगा ही बनेगा। फिर क्या होगा, प्लस बेस के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट कर लेगा, और जो लीविंग ग्रुप है, यानी कि ये वाला माइनस है पॉजिटिव, और यहाँ लीविंग ग्रुप निकल जाएगा, राइट। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। It is second order reaction, it is first second order reaction, second order reaction, राइट। रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता था, इसमें सेम रहेगा रिएक्टिविटी का ऑर्डर, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड more reactive than 2 degree and 1 degree alkyl halide. सेम इसमें भी रहेगा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल होता था, आपको याद होगा, तो इसमें भी वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। मैंने कहा ना 90% रिएक्शन लगभग SN1 की तरह ही है और SN2 की तरह। SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता था, तो इसमें भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, राइट। इसमें गुड लिविंग ग्रुप होता था SN1 में, गुड लिविंग ग्रुप, और इसमें भी गुड लिविंग ग्रुप होगा। गुड लिविंग ग्रुप होगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल्काइल हैलाइड, और इसमें क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन सेम SN2 की तरह, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल। SN1 में क्या होता था, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट होता था, क्योंकि कार्बोकेटायन तो इसमें भी फॉर्म हो रहा है, तो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट होगा इसमें भी। SN2 में कोई इंटरमीडिएट नहीं होता था, तो E2 में भी कोई इंटरमीडिएट नहीं होगा, राइट।
SN1 में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते थे, इसमें भी होंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। इसमें पोलर है प्रोटिक सॉल्वेंट होंगे। अब देखिए SN1 कब होगी, SN1 होगी 25 डिग्री सेल्सियस से कम पर। SN1 रिएक्शन जो होगी 25 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो या कम हो। E1 हमेशा होगी, ये यहाँ पर लो टेम्परेचर की ज़रूरत होगी। E1 होगी मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस और यहाँ हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होगी। तो आप पहचान सकते हैं E1 में जहाँ होगा वहाँ टेम्परेचर 50 डिग्री होगा या 50 डिग्री से ज़्यादा होगा। SN1 में क्या होगा, या तो 1 डिग्री एल्काइल 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड से पहचानेंगे क्योंकि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड को SN1 पसंद करते हैं, या फिर सेल्सियस दिया होगा 25 से कम होगा, राइट। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है, हमने अभी तक पढ़ा है फैक्टर अफेक्टिंग न्यूक्लियोफाइल। हमने देखा कि कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, उसके फैक्ट देखे, 3-4 पॉइंट देखे थे कैसे पता लगेगा न्यूक्लियोफाइल अच्छा है। उसी हिसाब से फैक्टर अफेक्टिंग लिविंग ग्रुप देखा था, बेसिक स्ट्रेंथ देखी थी, मोर स्टेबल नेगेटिव चार्ज अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, कंपैरिजन ऑफ SN1 SN2 देखा था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत होगी, SN2 में पोलर एप्रोटिक्स की जरूरत होगी, डिफरेंस बिटवीन E1 और E2 हमने पढ़ा। आगे हम चर्चा करेंगे E1 रिएक्शंस क्या है, एलिमिनेशंस E2 क्या है, और उसके बाद हम कुछ रिएक्शंस देखेंगे, मेटल्स की रिएक्शंस देखेंगे और आगे कुछ NCERT के क्वेश्चंस भी लगाने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।